हेलो एवरीवन, वेलकम टू SLA एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है SLA एकेडमी के अंदर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन लोग क्लास 10th का SST का पॉलिटिकल साइंस का जो अपना चैप्टर चल रहा था, पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी, उसका लास्ट टॉपिक करने वाले आज के अंदर हम। तो चलिए देखते हैं क्या टॉपिक है और क्या इसके अंदर बात कही हुई है। ठीक है, पहले हमने इससे पहले वाले 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर, 3 वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने पूरा एकदम क्लियर कर दिया कि क्या इसका बेसिक है और क्या ये चैप्टर है। आज आपका ये लास्ट टॉपिक रहा है। अब इसके अंदर शासन के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा। किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, देश हो, उसके अंदर शासन करने वाले लोगों के यानी राज करने वाले लोगों के अंदर शक्तियों का बंटवारा। किसका बंटवारा? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा कैसे? जैसे घर के अंदर पापा होते हैं, वो अलग काम करते हैं। आपके घर के अंदर माता जी होंगे, वो अलग काम करेंगे, अलग अलग कार्यभार सौंपा हुआ सबको। पिताजी केवल कमाने का काम करेंगे, माताजी गृहस्थी संभालेंगी, आपका काम केवल पढ़ाई का है। वैसे ही हमारे देश के अंदर अलग अलग तरह की अंग बनाए हुए हैं, अलग अलग तरह के पार्ट्स बनाए हुए हैं, और उन पार्ट्स की वजह से लोग क्या करते हैं? देश को चलाते हैं। अब वो अंग कौन से होंगे? लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। लोकतंत्र के अंदर शासन के विभिन्न अंगों के बीच, जैसे मैंने अभी बताया कि राज करने वाली अलग अलग शक्तियां होती है, तो हर एक अंग के बीच में कार्य का क्या है? अलग अलग बंटवारा किया गया है। उदाहरण के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उदाहरण के लिए हमने क्या ली? 3 चीजें ली उदाहरण में हमने। विधायिका ली। विधायिका क्या होती है? विधायक मंडल। विधायिका क्या होती है? विधायक मंडल। कार्यपालिका क्या होती है? जो काम करती है, जो एग्जिस्ट करती है। अभी हम समझेंगे इसके अंदर। न्यायपालिका क्या होती है? जो न्याय करती है, जैसे कोर्ट वगैरह। कोर्ट वगैरह आते हैं नंबर 3rd में। विधायिका में आते हैं जैसे MLA MPs। कार्यपालिका के अंदर आते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ये सारी चीजें अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार के बंटवारे में सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखो, इस प्रकार के बंटवारे में क्या होता है? सत्ता के अलग अलग अंग है। जैसे न्यायपालिका यानी जो न्याय, लेजिस्लेटिव है, वो बिल्कुल अलग है। जुडिशरी है, वो बिल्कुल अलग है, सॉरी। और कार्यपालिका में जो वर्कशीट है, वो बिल्कुल अलग है। काम करने वाले लोग बिल्कुल अलग रहेंगे। विधायिका है, वो बिल्कुल अलग है। अब इनमें अलग अलग काम किए जाते हैं ना, हर एक व्यक्ति का अलग काम होगा, और इन्हीं काम के आधार पर उनको शक्तियां प्राप्त की जाती है। इसलिए इस प्रकार के बंटवारे को क्या कहा जाता है? क्षैतिज बंटवारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्षैतिज बंटवारा कहा जाता है। अब क्षैतिज बंटवारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अलग अलग स्तर पे बंटा हुआ है। ये क्या हुआ है? अलग अलग स्तर पे बंटा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्षैतिज बंटवारा कहा जाता है। नीचे देखिए, शासक के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता के बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शासक के किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्ति नहीं होगी। यानी शासन के विभिन्न विभिन्न अंग होते हैं, उन सारे अंगों के अंदर ये स्थापित किया जाता है कि किसी भी एक पद के पास में या किसी भी एक अंग के पास में पूरी पावर नहीं होगी। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास में भी अभी उतनी पावर नहीं है जितनी प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट के पास में उतनी पावर नहीं है जितनी पब्लिक के पास में। ये एक साइकिल है, ये एक चक्र है जो चलता रहता है हमेशा। ठीक है, किसी के पास ज्यादा पावर नहीं है, बस सबको अपनी अपनी पावर का सीमित हिस्सा दे रखा है कि आप केवल इतना ही काम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इससे क्या होता है? इससे एक व्यक्ति की जो सीमित शक्ति है वो बन जाती है कि हाँ, आप केवल इतना ही क्षेत्र में आपका कार्य, इससे ज्यादा आपका कार्य नहीं है। और वरना आज से थोड़े टाइम पहले की मैं बात करूं 17th की सेंचुरी की, ठीक है, 17th सेंचुरी की, इस टाइम क्या होता था? इस टाइम राजा होते थे, किंग्स होते थे, किंगडम्स होते थे, किंग्स होते थे, किंगडम्स होते थे। ये क्या करते थे? ये एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति होती थी। राजा चाहे जो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब ये एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति होती है, तो इससे क्या होता है? इससे व्यक्ति का हास होता है, इससे देश का हास होता है। अब एक व्यक्ति, जैसे मैंने नाम लिया अडोल्फ हिटलर, ठीक है, नाम सुना आप सबने, अडोल्फ हिटलर। क्लास 9th के अंदर भी हमने बहुत पढ़ा इस नाम के बारे में, 10th के अंदर भी कहीं कहीं हम इसको पढ़ेंगे। अडोल्फ हिटलर ये कौन था?
ये बेटा तानाशाह शासक था जर्मनी का। कहां का? जर्मनी का। जर्मनी का तानाशाह शासक था। पर यहां पर चीज हमें क्या समझनी है, यहां पर हमें यह समझना है कि तानाशाह शासन और राजतंत्र के अंदर क्या अंतर है। अब तानाशाह शासन के अंदर क्या होता था, अडोल्फ हिटलर की केवल एक मानसिकता के कारण कई सारे लोगों की जान गई। केवल एक मानसिकता के कारण, कि उसकी मानसिकता वैसी है तो सारे लोगों की जान गई। और वहीं पर राजतंत्र की मैं बात करूं तो राजतंत्र के अंदर, सॉरी, लोकतंत्र के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है? सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि यहां पर लोगों का शासन है तो लोगों के द्वारा ही शासन किया जाएगा। लोग जो चाहेंगे वही इस तंत्र के अंदर होगा। इसीलिए इसकी जो परिभाषा ये कही जाती है ना, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, यानी लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों के द्वारा शासन, ये तीन चीजें इसमें कही जाती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, पहले के टाइम में जो अपना लॉ था वो खाली कहां तक सीमित था? खाली किंग और किंगडम के लोगों के ऊपर सीमित था। ठीक है, अगर राजा चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। बट अभी का क्या नियम है? अभी का अगर प्रेसिडेंट है तो भी उसके ऊपर नियम लागू है, प्राइम मिनिस्टर है तो भी लागू है, चीफ मिनिस्टर है तो भी लागू है, होम मिनिस्टर है तो भी लागू है, और डीएम है तो भी लागू है। ये क्या है? ये आज का कॉन्स्टिट्यूशन है अपने इंडिया का। ये क्या बताता है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी बहुत ही ज्यादा अच्छी। ठीक है, इसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक आदमी के हाथ में पावर नहीं आ रखी, जिस वजह से क्या होता है, सब चलता है अच्छे से। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, यह विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्ति के संतुलन को निश्चित करता है। ये विभिन्न संस्थाओं के बीच में क्या करता है? शक्ति के संतुलन को निश्चित करता है। दो संस्थाएं ले लीजिए, एक मैंने ले लिया जुडिशरी, यानी जो न्यायपालिका करती है, एक मैंने ले लिया कार्यपालिका, जो ऑफिस वर्क करेगी। ठीक है, यानी ऑफिसर्स का जो काम होगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर कीजिए। एक जुडिशरी जिसका काम है खाली क्वेश्चन पूछना और लोगों को इंसाफ दिलाना, एक जिसका काम है लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स को ढूंढना। अब दोनों के अलग अलग स्तर है, दोनों के अलग अलग क्या है? काम है। तो इन दोनों का अलग अलग संस्थाएं बन चुकी है और अलग अलग संस्थाओं में अपने हिसाब से ये क्या कर रहे हैं? संतुलन निश्चित कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत जैसे विशाल देश में सरकार चलाने के लिए जरूरी हो जाता है कि वहां पर क्या हो? सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। अब एक नंबर का क्वेश्चन यहां पर बनता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारत जैसे देश के अंदर क्या चीज जरूरी है? सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? एक के ऊपर एक। जैसे मैंने कहा कि मार्कर के बिना पढ़ाई अधूरी, बट मार्कर अधूरा है कैप के बिना। मार्कर के बिना पढ़ाई अधूरी, बट मार्कर अधूरा है कैप के बिना। आप मुझे ऑनलाइन क्लास में देख रहे हो, अगर मेरे पास बोर्ड है, मार्कर है, कैप है, अगर मोबाइल नहीं है या कैमरा नहीं है जिससे मैं शूट करता हूं, तो आप क्या मुझे देख पाओगे? तो सिंपल सीधी बात है, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है जिस वजह से हम ये काम कर सके। अब वही सेम चीज सत्ता का विकेंद्रीकरण होती है, एक के ऊपर एक। पहले सीएम, सॉरी नीचे से शुरू करते हैं, पहले डीएम, फिर जो होम मिनिस्टर होता है, फिर जो सीएम होता है, फिर जो पीएम होता है, फिर जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, आपके राष्ट्रपति होता है। अब इससे हमें क्या सीख मिली? इससे हमें ये सीख मिली कि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर अहिंसा का, सॉरी हिंसा का या अन्यायपालिका का शिकार ना हो। अन्यायपालिका मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार ना हो, वो आगे से आगे अपनी अर्जी लगा सकता है और न्याय को प्राप्त कर सकता है। ये चीज भारत के अंदर प्रमुख है, इसलिए इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारत के अंदर सरकार को प्रमुख कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहली सरकार केंद्र सरकार, दूसरी सरकार राज्य सरकार। पहली सरकार कौन सी है? केंद्र सरकार, और दूसरी सरकार कौन सी है? राज्य सरकार। अब दोनों सरकारों के अंदर क्या अंतर है? देख, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार क्या होती है? केंद्र सरकार केवल केंद्र के अंदर बैठती है। केवल कहां पर बैठती है बेटा? केंद्र के अंदर। आई होप यहां वाला उतार दिया होगा आपने, तो जरा सा ये समझ लेते हैं। केंद्र सरकार कहां पर बैठेगी? केंद्र के अंदर बैठेगी केवल। अभी देखते हैं क्या है केंद्र सरकार और क्या होती है राज्य सरकार। देखिए बेटा, केंद्र सरकार क्या होती है और राज्य सरकार क्या होती है। एक मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूं भारत का मानचित्र बनाने की। तो अगर, हाँ वैसे तो मेरी चित्र बनाने की शैली है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट अगर अच्छा बन जाए तो थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट कुछ भी आप जो भी करना चाहे। ये यहां पर श्रीलंका, ठीक है, ये राजस्थान, ये जम्मू कश्मीर, ये जो भी है अलग अलग स्टेट्स में बना देता हूं। यहाँ पर मुझे इतना नहीं आता इसको बनाना, बट सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सीखने वालों की हार नहीं होती, हर एक चीज को सीखने से ही व्यक्ति बड़ा बनता है।
चलिए ये क्या है अपना इंडिया। इंडिया के अंदर मैंने क्या दिखा दिया, स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स दिखा दी। अब जैसे अपन लोग जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं राजस्थान में, कहां पर रहते हैं हम लोग, राजस्थान में। अब राजस्थान की मैं बात करूं, यहां से मैं बात करना स्टार्ट करता हूं। अब केंद्र सरकार क्या होगी, केंद्र सरकार वो होगी, देखो बेटा दो टाइप की सरकार होती है, केंद्र सरकार एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार क्या होगी, जो भारत के केंद्र में, जो कहां पर बैठेगी, भारत के केंद्र में, या कह लूं भारत की राजधानी में, जो कहां पर बैठेगी, भारत की राजधानी में, यानी ऑल ओवर इंडिया किसके अंडर होगा, केंद्र सरकार के अंडर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगा। और राज्य सरकार की मैं बात करूं तो ये पावर शेयर की जाती है, यानी सत्ता की साझेदारी की जाती है अलग अलग सरकारों के अंदर, जिसमें से एक सरकार कौन सी है बेटा, राज्य सरकार है। अब राज्य सरकार की मैं बात करूं तो राज्य सरकार में क्या क्या आता है, राज्य सरकार में आता है, जैसे राजस्थान की सरकार है, अभी सीएम है कौन है, अशोक गहलोत है। अभी कौन सीएम, अशोक गहलोत, श्रीमान अशोक गहलोत अभी हमारे वर्तमान की सीएम है। तो अब इनके पास तो पावर है, ये तो चीफ मिनिस्टर है ना राजस्थान के, तो इनके पास में तो अपने राजस्थान को चलाने की पावर है, बट पूरे इंडिया को चलाने की पावर किसके पास है, अब इनका नाम तो मैं क्या गिनूं, पर फिर भी लीजिए, मोदी जी है कि नहीं है। अब पूरे इंडिया को चलाने की पावर किसके पास है, मोदी जी। मोदी जी कहां पर बैठे हैं, केंद्र सरकार के अंदर। कहां पर बैठे हैं, केंद्र सरकार के अंदर। और सीएम अशोक गहलोत कहां पर बैठे हैं, राज्य सरकार के अंदर। अब केंद्र सरकार क्या करेगी, ऑर्डर पास करेगी, और राज्य सरकार उस ऑर्डर का पालन करेगी, बस इतनी सी चीज है। यहां तक की चीज आई होप आप सबकी क्लियर हुई होगी, और अगर नहीं भी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वापस आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, स्लो करके देख लीजिएगा अगर ज्यादा तेज लग रहा है आपको वो चीज। और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, जो कुछ भी आपसे हो रहा है, सब्सक्राइब, सारी चीजें कीजिए, ठीक है। जितना आप ज्यादा सब्सक्राइब करते हो उतना ज्यादा हमारा हौसला बढ़ता है, उतने हम ज्यादा और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, और जितना हो सके डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं वापस बोल रहा हूं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले, जो आपके सहपाठी है, जो आपके क्लासमेट्स है, उनको भी पता चले क्लास 10th का कोर्स फ्री में हो रहा है और कहीं संस्था में हो रहा है, ठीक है। और जो बच्चे नागौर में है वो मैं चाहूंगा कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी, अगर चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस लेना, तो जल्द से जल्द हमसे जुड़ सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए यहां तक की चीज सबके क्लियर हुई, ऑल क्लियर, किसी को कोई दिक्कत दुविधा हो तो बता देना बेटा, कमेंट कर देना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां तक तो हो गया अपना चैप्टर क्लियर, यहां पर क्या हो गया, हमारा चैप्टर क्लियर यानी खत्म, इससे आगे हमारा चैप्टर नहीं है, ये हमारे चैप्टर की लास्ट हेडिंग थी। आई होप आप सबने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे और ज्यादा तगड़ी मेहनत की होगी। देखिए हाँ, एक बात और जो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों में थोड़ी सी ये दिक्कत आई थी, इसलिए मैं सोचता हूं कि क्या पता ऑनलाइन वालों में भी आई होगी, तो वो बात भी कर लेते हैं अभी लगे हाथ इस वीडियो के अंदर। कि कुछ बच्चों ने मुझे कहा सर क्या 10th के अंदर, जैसे ऑफलाइन के अंदर काफी सारे बच्चे, अभी तो 30-40 के आसपास हमारा 10th का बेंच है, तो उसके अंदर बच्चों ने कहा क्या सर 10 आवर्स की स्टडी जरूरी है क्या, 10 घंटे की स्टडी जरूरी है सर, फोन ना चलाएं सर, इंस्टाग्राम ना चलाएं सर, फेसबुक ना चलाएं, फोन को त्याग दें, खाली पढ़ाई करें, किसी दूसरी चीज पर फोकस ना करें। तो सही से देखूं तो ये चीज गलत होगी, क्योंकि हमारा जो मोटिव है बैक टू वेदास, तो वो ऐसा तो है नहीं कि आपको किताबी कीड़ा बनाना है। किताबी कीड़ा बन लेना, हाँ जब समय आए तब कर लेना ये सारी चीजें, ठीक है, जब कंपटीशन का टाइम आए तब पीछे मत हटना इन चीजों से। बट अभी के लिए 10 घंटे बहुत ज्यादा हो जाता है। आप पूरे दिन के अंदर धीरे धीरे शेड्यूल बना के चलो, पहले दिन में 2 घंटे पढ़ो, दूसरे दिन या हफ्ते भर बाद 3 घंटे पढ़ो, उसके हफ्ते भर बाद 4 घंटे पढ़ो। ज्यादा से ज्यादा जिस बच्चे को कम याद होता है वो 5 घंटे पढ़ लेगा, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। 5 घंटे बहुत होते हैं स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। और किसी भी चीज का कोई परहेज नहीं रखना है कि सर हम इस चीज से परहेज रखें या ये चीज ना चलाएं, सब चीज चलाइए, जीवन का आनंद लीजिए एकदम मजे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपके परसेंटेज पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए, रत्ती बराबर तक फर्क नहीं पड़ता कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं या व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो उससे आपके परसेंटेज के ऊपर फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं। हाँ काफी सारे बच्चों के पड़ जाता है क्योंकि वो उसी चीज के अंदर खो जाते हैं, और जब एक बार किसी चीज में खो जाते हैं तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
जितना ज्यादा हो सके फोकस स्टडी के ऊपर 5 घंटे, याद रखना 5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, पर पूरे दिन पढ़ाई के माहौल में जरूर रहना, पूरे दिन पढ़ाई के माहौल में जरूर रहना। ऐसा नहीं 5 घंटे सेल्फ स्टडी की, किताब खोल के बैठ गए, ऊपर देख रहे हो, तारे गिन रहे हो रात के अंदर, है ना, और पट्टियां गिन रहे हो, तो ऐसा काम आपको नहीं करना। 5 घंटे तो ईमानदारी वाली स्टडी करनी है। और मैं आई होप आगे जब भी मुझे टाइम मिला एक बार मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है, आज प्रॉमिस मैं जरूर लूंगा ये आपके लिए। बट हाँ, किसी भी चीज का आपको परहेज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दो या बहुत ही ज्यादा बर्डन ले लो अपने ऊपर। जिंदगी उतनी मुश्किल है नहीं जितनी आप लोग बना देते हो उसको। सर इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, पढ़ाई करेंगे। क्या करोगे पढ़ाई करके? सर अच्छी नौकरी लगेगी। फिर नौकरी लगी तुम्हारी जाकर 40 साल हुए, तब नौकरी का पता थोड़ी है कब लग जाए। 40 साल होने के बाद में नौकरी लगी, फिर चलाओगे इंस्टाग्राम? जब सर पे आधा चांद आ रखा हो, जब पीछे पीछे के बाल जा रखे हो, फिर आप फोटो क्लिक करोगे, उसी के अंदर आप वो फिल्टर वगैरह डालोगे और फिर टैग करोगे दोस्तों को। फिर दोस्त लगाते हुए भी ऐसे गर्दन नीचे करेंगे, 40 साल का बुढ़े को अब जवानी सूझी, और फिर 40 साल बाद भी सक्सेस नहीं हुए तो इसकी क्या गारंटी। इसलिए यंगर हो, अभी आप जवान हो, तो पूरा मजा लीजिए इस चीज का कि हाँ क्या क्या चीजें होती है। नॉलेज सब चीज का होना चाहिए, जिंदगी एकदम खुल के जिए। और कुछ बच्चे जो ऐसा भी कहते हैं मुझे सर के फोन पर जब बात करने लग जाते हैं तो सर हमारा फ्यूचर खराब हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो ये सारे मिथ है, इन मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल भी। जब तक किसी चीज को दिमाग पर हावी नहीं होने दिया जाता तब तक वो चीज तुम्हारे नुकसान नहीं करती। एक बार क्या हुआ बेटा, एक बार एक सर्वे हुआ। सर्वे मतलब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं क्या हुआ, पक्का एकदम सीधा सीधा बता देता हूं मैं क्या हुआ। देखिए अब क्या हुआ उस सर्वे के अंदर, एक बार क्या हुआ, एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के अंदर व्यक्ति के मस्तिष्क के बारे में सोचा गया कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो उसके अंदर क्या हुआ, एक आदमी के एक साइड में दीवार रखी लकड़ी की, उस साइड में दूसरी साइड में उसका हाथ कर दिया गया और तौलिए से उस हाथ को ढक दिया गया और एक रबड़ का हाथ उसके सामने रख दिया गया। अब धीरे धीरे इस हाथ पर भी पेंसिल फेर है, उस हाथ पर भी पेंसिल फेर है, या स्केल या पेंसिल कुछ भी कोई वस्तु है जो टच कर रहे हैं उस हाथ को बार बार, ठीक है। और व्यक्ति को ऐसा लग रहा है हाँ अब उसका फुल फोकस कहां पर है, उस रबड़ वाले हाथ के ऊपर है, ठीक है। और व्यक्ति को रबड़ वाले हाथ पे 2 से 3 बार 4 बार उस स्केल को फेरा है। अब इस जो रियल हाथ है इसके ऊपर घुमाना बंद कर दिया उस स्केल को और इस रबड़ वाले हाथ के ऊपर घुमा रहे उस स्केल को। उसके बाद में क्या हुआ, उस आदमी को रियलिटी में ये लगने लग गया कि हाँ ये जो डब है, ये जो प्लास्टिक का हाथ है, ये उसका रियल हाथ है। और बाद में उस हाथ के ऊपर हैमर यानी हथौड़ा मारा जाता है और आदमी हकीकत में चौंक जाता है कि ये मेरा ही हाथ है। क्यों? क्योंकि वो अपने मस्तिष्क को उसी हिसाब से ढाल लेता है। आप अपने दिमाग को जिस हिसाब से ढाल लोगे वो आपका पीक पॉइंट होगा। आप ऐसा सोच लोगे आज तो पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये आपको पढ़ाई करने भी नहीं देगा, रात को सोने भी नहीं देगा, फिर खुद गलती करेगा और भुगतान आपसे करवाएगा कि बताओ आज रात में पढ़ लेते, पर नहीं, तुम्हारा दिन ही नहीं पढ़ने, तुम नालायक हो। फिर तुम खुद कहते हो हाँ सही बात तो है, पढ़ने तो हम नहीं देते खुद को। तो ये चीज गलत, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके मस्त रहो, अपनी लाइफ के अंदर सिक्योर रहो और बढ़िया से तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत।